हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन लॉ रहेगा। लॉ ऑफ टैक्सेशन का एक टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। लॉ की लैंग्वेज में जब हम किसी स्टैट्यूट यानी कि कानून के पीछे का ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, तो हम उसकी रेशो लेगिस यानी उसके पीछे का असली मकसद ढूंढते हैं। ठीक है, देखो, जो टैक्सेशन है ना वो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने वाला टूल नहीं है। ठीक है, ये स्टेट का एक सोवरेन इंस्ट्रूमेंट है, जिससे जो स्टेट है ना वो सोसाइटी को शेप करता है। ठीक है, इकोनॉमी को रेगुलेट करता है और देश को चलाता है। ठीक है, तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि किस किस इसके जो ऑब्जेक्टिव है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है? रेवेन्यू जनरेशन, द प्राइमरी फिस्कल ऑब्जेक्ट टू गेट इनकम। ठीक है, ये टैक्सेशन का सबसे फंडामेंटल और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये सरकार की कमाई के रूप में देखा जाता है। ठीक है, सरकार की इनकम के रूप में। अब जो सरकार है ना उसको देश चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े खर्चे करने पड़ते हैं, बहुत बड़े एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, और टैक्सेशन वो मेथड है जिससे सरकार उन खर्चों के लिए पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है, तो अब इसको हम दो एस्पेक्ट में देखते हैं। कैसे? सबसे पहला आता है फंडिंग पब्लिक गुड्स। फंडिंग पब्लिक गुड्स का क्या मतलब है? देखो, कुछ ऐसी सर्विसेज होती है ना जिन्हें हम नॉन एक्सक्लूडेबल कहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे नेशनल डिफेंस है, जो सेना है, या जुडिशरी है, कोर्ट्स हो गए, या इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रोड्स हैं या ब्रिजेस हैं, ये सारी चीजें। क्या हम किसी को ये कह सकते हैं कि आप रोड मत यूज करो क्योंकि तुमने टैक्स नहीं दिया? ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो सर्विसेज बनी है ये सभी के लिए बनी है। इसलिए जो गवर्नमेंट है ना वो अपनी सोवरेन पावर यूज करती है और लोगों को ये कंपेल करती है, लोगों को मजबूर करती है कि वो इसका खर्चा उठाने में मदद करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा तरीका क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। जो देश की मशीनरी है ना, यानी पूरे का पूरा देश का जो सिस्टम है ना, वो बिना रिवेन्यू के कोलैप्स हो जाएगा, बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। ठीक है, खुद सोचो, अगर सरकार के पास पैसा ना हो तो जो लॉज हम आजकल पढ़ रहे हैं उन्हें एनफोर्स कौन करेगा? क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है उन्हें एनफोर्स कराने का। पुलिस हो गई, डॉक्टर्स हो गई, जजेस हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, इनकी सैलरी कहाँ से आएगी? तो इसका मतलब हो गया कि टैक्सेशन रिवेन्यू के बिना मशीनरी ऑफ स्टेट जो है वो सीज टू द फंक्शन, ये काम करना बंद कर देगी, यानी देश हमारा ठप हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारा टैक्सेशन है वो रिवेन्यू जनरेशन का एक तरीका है। अब हम देखते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो नेचर में नोबल और ह्यूमैनिटेरियन है। उसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेल्थ, द सोशल जस्टिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि सरकार ये चाहती है कि जो देश का पैसा है ना, देश की वेल्थ है ना, सिर्फ कुछ हाथों में सिमट कर ना रह जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेशन को एक सोशल लेवलर के रूप में यूज करती है। इसे हम तीन प्रिंसिपल से देखेंगे। द एबिलिटी टू पे, ये एक प्रिंसिपल है जो एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, उससे लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो जितना सक्षम है ना वो उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टैक्सेशन कोई फ्लैट फी नहीं है कि सबके लिए बराबर हो, नहीं, बल्कि ये क्या है, एक आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के प्रोपोर्शनल ही आपके ऊपर लगती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? अमीर पर ज्यादा और गरीब पर कम। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव का ना एक बहुत ही अच्छा टूल है। कैसे? ये डायरेक्ट टैक्सेस लगाती है किस पे? अमीर वर्ग पे या फिर बड़े बिजनेसेस पे। ठीक है, ये अमीर वर्ग पे या फिर बड़े बिजनेसेस पे हायर टैक्स यानी कि टैक्स स्लैब्स लगा करके उनसे ज्यादा टैक्स लेती है। ठीक है, और इसी के दूसरी तरफ, इसी के विपरीत ये करती क्या है? ये कुछ गरीब लोगों को, एक लिमिट से कम कमाने वाले लोगों को पूरी तरीके से टैक्स में छूट दे देती है, एग्जेम्प्ट कर देती है उनका सारा का सारा टैक्स। ठीक है, इसकी तरीके से एक ये साइकिल भी चलाती है कि ये वेल्दी लोगों से जो भी टैक्स लेती है ना, वो सब्सिडीज या हेल्थ केयर या एजुकेशन के रूप में ना गरीबों में बांट देती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है रिडक्शन ऑफ इन अब जो ये सोशल जस्टिस होता है ना, इसका अल्टीमेट गोल भी यही है
कि सोसाइटी के जितने भी डिफरेंट क्लासेस है ना, उनके बीच जो खाई है, जो गैप है ना, उसको फिल करा जाए, उसको भरा जाए, उसको कम किया जाए। अब टैक्सेशन लॉ का मतलब टैक्सेशन जो लॉ है उसका मकसद ये नहीं है कि जो भी अमीर लोग हैं उनको गरीब बना दो, नहीं, बल्कि इसका क्या मकसद है, जो वेल्थ है उसका फ्लो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि सभी को, जितने भी हमारे नागरिक हैं, उन सभी को बेसिक ह्यूमन राइट्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके। ठीक है। इससे होता क्या है, इससे देश में ना सोशल स्टेबिलिटी बनी रहती है, सोशल स्टेबिलिटी बनी रहती है, तो इससे क्या होता है, जो इकोनॉमिक गैप के कारण दंगे या प्रोटेस्ट है ना, वो खत्म हो जाते हैं देश में। ठीक है। अब हम टैक्सेशन का एक ऐसा ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग है। ठीक है। रेगुलेटरी गोल्स टू रेगुलेट एंड कंट्रोल। ठीक है। अब देखो, यहाँ जो टैक्सेशन का मकसद है ना, सिर्फ तिजोरियां भरना नहीं, ठीक है, बल्कि सोसाइटी के बिहेवियर को कंट्रोल करना भी है। जो लॉ है ना, वो टैक्सेशन को एक स्ट्रिंग व्हील की तरह यूज करता है ताकि जो देश की इकोनॉमी और पब्लिक हेल्थ है ना, वो सही दिशा में चले। ठीक है। तो इसी के लिए सबसे पहला रूल क्या आता है, सिन टैक्सेस आता है, मतलब बुराई पर लगाम। सरकार उन सारी चीजों पर बहुत भारी टैक्सेस लगा देती है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, जैसे कि लिक्कर हो गया, टोबैको हो गया, गैम्बलिंग हो गया। ठीक है। ये जो नेगेटिव चीजें हैं ना, ठीक है, ये क्या करती है, ये सिर्फ उस इंसान को जो इसे कंज्यूम कर रहा है, केवल उसे ही नुकसान नहीं पहुंचा रही होती है, ये हमारे हेल्थ सिस्टम को और सोसाइटी पर भी बहुत बड़ा बोझ की तरह रहती है। ठीक है। इसलिए सिन टैक्सेस का लॉजिक क्या है कि उन सभी चीजों पर जो नुकसानदायक है उन पे हैवी ड्यूटीज लगा दो ताकि आम आदमी उसको कंज्यूम ही ना कर पाए। कंज्यूम नहीं करेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक फर्स्ट रूल आता है। सेकेंड रूल आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, जरूरत की चीजें वर्सेस लग्जरी। तो टैक्सेशन लॉ जो है ना, वो ये डिसाइड करता है कि देश की फैक्ट्री में क्या बनना है। ठीक है। लग्जरी वर्सेस नेसेसिटी। मान लो कि आप एक सुपर लग्जरी कार लेने जाते हो, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो 28% जीएसटी लगा देते हैं। इसी के अलावा अगर आप आटा, दाल, चावल, बुक्स लेने जाते हो तो उसके ऊपर बहुत ही कम टैक्स या जीरो टैक्स होता है। ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्शन है ना, वो भी शिफ्ट हो जाती है किस पे, लग्जरी से नॉर्मल चीजों की तरफ। ठीक है। जो देश की लेबर है ना, क्योंकि लग्जरी आइटम महंगी हो गई है, उसकी खरीद कम है, उसकी खरीद कम है तो उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो जो लेबर है ना, वो चीजें बनाने पे अपनी मेहनत लगाएगी जो देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव ट्रैफिक। प्रोटेक्टिव ट्रैफिक मतलब डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है ना, उनका शील्ड। ठीक है। जो टैक्सेशन है ना, वो बॉर्डर पे भी काम करता है। मान लो कि फॉरेन से कोई प्रोडक्ट आया इंडिया में, तो जो भारत सरकार है ना, उसके ऊपर हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देती है। अब वो ऐसा क्यों करती है, वो ऐसा इसलिए करती है ताकि बाहर की जो चीजें हैं, जो बाहर का माल है, वो यहाँ पर महंगा हो जाए और हमारे देश का जो गुड्स है, प्रोडक्शन है, वो लोग ज्यादा मात्रा में खरीदें। ठीक है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट जो होते हैं, उनको ज्यादा खरीदा जाए। ये जो है ये टूल जो है ना, आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ भी एक लीगल टूल की तरह काम करता है। जब हम फॉरेन गुड्स को महंगा कर देंगे, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी खुद की बनी इंडस्ट्रीज का सामान खरीदने पे मजबूर हो जाएगी। इससे हमारी इंडस्ट्रीज को भी फेयर कंपटीशन मिलेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव जो टेक्निकली स्ट्रेटेजिक है। क्या, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्राइस कंट्रोल। देखो, लॉ और फाइनेंस का जो ये रिश्ता है ना, जो ये इनकी जोड़ी है ना, ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि टैक्सेशन सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि देश की इकोनॉमी को चलाने का एक थर्मोस्टेट है। ठीक है। जब इकोनॉमी बहुत गर्म, यानी कि इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, या बहुत ठंडी, यानी कि रिसेशन आ जाता है, तो सरकार टैक्सेशन का स्विच ऑन करती है। कैसे, इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई पर लगाम लगा करके। ठीक है। इन्फ्लेशन कब होता है, जब मार्केट में ज्यादा पैसा होता है और सामान कम होता है। ठीक है। तो जो सरकार होती है ना, वो टैक्सेस को बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ाने से होता क्या है कि लोगों की जेब में जो होता है पैसा कम हो जाता है। अब जब पैसा कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, और डिमांड कम होगी तो प्राइस लेवल जो है ना, वो अपने आप ही नीचे आने लग जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है काउंटर साइक्लिक मेजर।
इसका क्या मतलब है? जो सुस्त इकोनॉमी है ना, जो सोई हुई इकोनॉमी होती है ना देश की, उसको बूस्ट करती है, धक्का देती है। कैसे? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? सिर्फ महंगाई रोकना नहीं है, बल्कि क्या है, रुकी हुई इकोनॉमी को बूस्ट भी करना है। ठीक है? अगर इकोनॉमी स्लो है, ठीक है, तो सरकार कुछ नए लॉज लाती है जो टैक्स में अ, छूट देते हैं, यानी कि क्रेडिट्स देते हैं हमें कुछ। ठीक है? एग्जाम्पल मान लो कि सरकार चाहती है कि देश में पॉल्यूशन कम हो, तो वो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो होती है उस पे टैक्स डिडक्शन दे देती है। इससे होता क्या है, प्राइवेट कंपनीज जो है उनको इंसेंटिव मिलता है और अपने सेक्टर में वो इन्वेस्ट करने लग जाती हैं। ठीक है? इन जो जो इंसेंटिव देते हैं ना, इनकी वजह से जो नए बिजनेसेस खुलते हैं, फिर नई जॉब जनरेट होती हैं, और नई जॉब जब जनरेट हो जाती है तो इकोनॉमी जो होती है वो फिर से चल पड़ती है। ठीक है? अब एक नया ऑब्जेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखो। देखो, हमें क्या लगता है ना, हमें लगता है कि फैक्ट्रीज में क्या जो बनेगा ना, वो वहां के मालिक तय करेंगे। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है। उसको कौन तय करता है? उसको हमारी कानून व्यवस्था, हमारी टैक्सेशन, यही तय करती है। ठीक है? इसी को हम सप्लाई चेन कहते हैं। ठीक है? अब हमारी सरकार क्या करती है ना, वो ये देखती है कि जो बहुत ज्यादा लग्जरी आइटम्स है ना, उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा देती है। हैवी ड्यूटी लगाने से उसके बाद क्या होता है, उसका जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। रेट बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है? जैसे ही डिमांड कम होगी तो उसकी प्रोडक्शन कम होने लग जाएगी। इसका मतलब लग्जरी को क्या किया, डिस्करेज किया। ठीक है? इसके अलावा वो एनकरेज करती है किसको, नेसेसिटी को। क्योंकि हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारे हर नागरिक के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और जो दवाइयां है ना, उन वो ये जो रिसोर्सेज हैं ये प्रॉपर अवेलेबल हो। अब इनकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी के लिए जो लग्जरी पे लगने हुई लेबर थी ना, उसको हमें यहाँ पे एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है? ताकि ये जो प्रोडक्शन है, नेसेसिटीज के प्रोडक्शन है, वो सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है? तो यहाँ पे जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मेन फंडा क्या है, लेस डिमांड इंप्लाइज लेस प्रोडक्शन। ठीक है? मतलब अगर लग्जरी गुड्स की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी तो उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। इसके इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें फायदा ये होगा कि जो नेसेसिटीज है उसके ऊपर हम रिसोर्सेज को अप्लाई करवा पाए। ठीक है? अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। देखो, सरकार का सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है, वो है इनकम गैप। ठीक है? अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और बाकी कुछ लोग गरीब हो जाएंगे तो देश में जो होगा ना, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है? इसी इंस्टेबिलिटी, इसी गैप को भरने के लिए ना टैक्सेशन को यूज किया जाता है एज इकोनॉमिक ब्रिज। ठीक है? अब सरकार करती क्या है, दोधारी तलवार बन जाती है। ठीक है? वो कैसे करती है, वो हाई टैक्सेस इंपोज करती है अमीरों के ऊपर, उच्च वर्ग के ऊपर, हाई बिजनेसेस के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है। अब इस ज्यादा टैक्स का मतलब, उनका मकसद ये नहीं होता सरकार का कि इन अमीरों को गरीब बना दिया जाए, बल्कि वो ये चाहती है जो इनके पास एक्स्ट्रा इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है ना, उसको उसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया जाए। ठीक है? वो थोड़ा सा पार्ट ले लेना चाहती है। अब वो जो थोड़ा पार्ट लेती है ना, उससे क्या करती है, एग्जम्प्ट करती है पुअर्स को। जैसे कि अब जो हमारे टैक्स लॉज आए हैं वहां पे 7 से 10 लाख तक की लिमिट तय कर दी गई है कि यहाँ तक कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है? तो अब इससे क्या होगा, इससे होगा कि इन लोगों के ऊपर टैक्स कम हो रहा है, तो ये अपनी बेसिक एमिनिटीज को पूरा करने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा आप खर्चा कर पाएंगे। ठीक है? अब ये जो है टैक्सेशन है, एक साइकिल की तरह काम कर रही है। कैसे? रिच पीपल से ये टैक्स को लेती है। ठीक है? अब वो जो पैसा है ना, वो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में, हॉस्पिटल्स में, राशन की शॉप्स में या फ्री स्कूल्स में लगा देती है, और वहां से गरीब लोग इसका लाभ उठा पाते हैं। ठीक है? तो ये रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी की तरह भी एक काम करता है टैक्सेशन। देखो, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है? अभी तक हमने क्या देखा कि टैक्स कैसे लिया जाता है, कैसे गरीब लोगों में बांटा जाता है। ठीक है? लेकिन अब हम देखेंगे कि जो टैक्सेशन है ना, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है। अब जो टैक्सेशन है ना, वो हमारे देश की ग्रोथ इंजन को ना एस्केलेरेट करता है। ठीक है? यानी कि जो हमारी डेड वेल्थ है ना, उसको प्रोडक्टिव कैपिटल में बदल रहा है। ठीक है? देखो, अमीर लोगों के पास ना बहुत सारा ऐसा सरप्लस पैसा होता है जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट या वो लग्जरी आइटम्स में लगा देते हैं। ठीक है? जैसे कि महंगी महंगी गाड़ियां लेना, फॉरेन ट्रिप्स करना,
या फिर कुछ ऐसी चीजें करना जो देश की इकोनॉमी के लिए वाकई में कुछ काम नहीं कर रही, ठीक है, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही। तो एज अ हैवी टैक्सेस जो गवर्नमेंट है वो इनके ऊपर मतलब अमीरों के ऊपर इनकी डिस्पोजेबल इनकम को थोड़ा सा कम कर देती है। जो इनका मतलब खर्चा होता है ना, जो स्टेटस दिखाने के लिए खर्चा करते हैं, उसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा देती हैं ताकि ये लोग वो खर्चा कम करें। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये जो हेवी टैक्सेस तो इन्होंने लगा दिया, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये हेवी टैक्सेस जाते कहाँ हैं। तो गवर्नमेंट ना बहुत सारे हाईवेज बनाती है, पोर्ट्स बनाती है, टेक्नोलॉजीज लाती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाती है। तो ये जो है ना, ये देश के अंदर ही ना इम्प्रूवमेंट करने पे ये पैसा लगा देती है। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है कंट्रोल ओवर प्राइजेस, मतलब महंगाई पे कंट्रोल। देखो, मार्केट में जब चीजें जो होती हैं उनका दाम जब बढ़ता है ना, तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन होता है। क्या है वो रीजन? मनी सप्लाई का बढ़ना। ठीक है। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो मार्केट में अपनी डिमांड ज्यादा लगाते हैं। ठीक है। जब बहुत सारे लोग थोड़ी सी चीजों के पीछे भागने लगते हैं ना, तो होता क्या है कि दुकानदार ना रेट्स को बढ़ाने लगते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसके लिए सरकार क्या करती है? सरकार जो होती है टैक्सेशन नामक स्पॉन्ज को यूज करती है। ठीक है। वो टैक्स को बढ़ा देती है। ठीक है। टैक्स को बढ़ाने से लोगों की एक्स्ट्रा मनी जो होती है उसको सोख लेती है। जैसे स्पॉन्ज पानी को सोखता है, वैसे उसे सोख लेती है। अब जब लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो वो डिमांड भी कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो रेट अपने आप ही लेवल पर आ जाएगा। ठीक है। अभी तक हमने ना 7-8 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। अब हम देखते हैं लीगल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो टैक्सेशन है ना उसके उसूल्स क्या है, द कैनॉन्स। ठीक है। देखो, जो कैनॉन्स है ना वो क्या है, इन्हें 18 सेंचुरी में ना एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। और ये आज भी टैक्सेशन लॉ के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड रेल्स की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है। एक तरीके से मान के चलो कि अगर टैक्सेशन कोई गेम है ना, तो ये जो कैनन्स है ना, ये उस रूल बुक की तरह है जो ये डिसाइड करती है कि गेम फेयर है या नहीं है। ठीक है। अब हम ना ये 4 कैनन्स देखते हैं। क्या? सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि जो टैक्स पेयर की कैपेसिटी है ना उसी के हिसाब से उसे टैक्स लेना चाहिए, यानी कि फेयर टैक्स होना चाहिए। यानी कि एबिलिटी टू पे के हिसाब से टैक्स लेना चाहिए। अमीर पर ज्यादा बोझ, गरीब पर कम बोझ या जीरो, इस तरीके से। इसके बाद आती है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि यकीन, यानी कि जो पेमेंट का वक्त है ना, अमाउंट है ना, तरीका है ना, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई ऑफिसर जो है वो अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी पावर का यूज करके कुछ भी वसूल कर रहा हो। ठीक है। इसके बाद आता है कन्वीनियंस, सहूलियत। मतलब टैक्स को ना तब वसूलना चाहिए जब कंट्रीब्यूटर के लिए सबसे आसान हो। ठीक है। जैसे सैलरी आते ही टीडीएस कट जाता है, या नए एक्ट में अब कहा हुआ है डिजिटल फाइलिंग की एक प्रक्रिया दी गई है। तो ये सब सहूलियतें हैं। ठीक है। इसके बाद आता है इकोनॉमी। जो टैक्स है ना उसको कलेक्ट करने का खर्चा ना रिवेन्यू से ना बहुत कम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 100 रुपए का टैक्स वसूलने के लिए 110 रुपए का खर्चा कर दिया जा रहा है। ठीक है। तो जो हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन देखे या फिर कैनॉन्स ऑन टैक्सेशन देखे, इनसे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में आया कि जो टैक्सेशन है ना वो ट्रिब्यूट टू ऑफ सबमिशन नहीं रह गया, यानी कि राजा के आगे झुकने का तरीका नहीं रह गया। अभी एक सोशल इंजीनियरिंग का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, लीगल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। जिसमें हम केवल तिजोरी भरने के लिए टैक्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम ये बताने के लिए टैक्स दे रहे हैं कि हमें किस तरीके की सोसाइटी में रहना है। ठीक है। हमें ऐसी सोसाइटी में रहना है जहां हवा साफ हो, पानी साफ हो, है ना, अमीर गरीब का भेदभाव ना हो। इस तरीके की अपनी शर्तों के लिए हम टैक्स देते हैं। ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।